का एक समान सम्मान करती है, वो धर्म हिंदू धर्म है। उन्होंने कुछ युद्ध का जिक्र किया, जैसे यूक्रेन, रसिया, हमास, इजराइल। उन्होंने कहा भारत इस तरह के झगड़े में कभी नहीं पड़ता, क्योंकि जो हिंदू धर्म है वो व्यापक अर्थों में सभी संप्रदाय और धर्म का सम्मान करता है। देखिए, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान का इतिहास में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लूं, आज तक आक्रमण का देश ही नहीं रहा, बुद्ध का देश है ये। और बुद्ध और युद्ध में बहुत बड़ा फासला है। वो फासला हिंदुस्तान के महासागर वाले चरित्र में है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी हम लोगों को कई चीजें सामूहिक रूप से, मैं समझता हूं कि अगर मोहन भागवत जी चिंतित हैं, उनको थोड़ी चिंता होनी चाहिए। ये क्यों है कि सीवर में उतर के मरने वाले की जाति आज भी एक ही है? ये क्यों है कि हिंदू धर्म अपने अंदर के ऊंच नीच के भाव को आज भी लेजिटिमाइज करने की कोशिश करता है, उसको नेचुरल मानता है? कोई भी धर्म हो जिसके अंदर इस प्रकार की विसंगति है, उस धर्म के हित चाहने वालों को इन विसंगतियों को दूर करना होगा। मैं समझता हूं वही एक उद्देश्य सामूहिक होना चाहिए। लेकिन जो दो युद्ध का उन्होंने जिक्र किया, इन युद्धों को अगर देखा जाए और जिस रेफरेंस में वो भारत की बात करते हैं, तो उनका तात्पर्य ये होता है कहने का कि भारत ऐसा मुल्क है और ये संस्कृति ऐसा है जो दुनिया को समाधान दे सकता है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि हाल के दिनों में कुछ लोगों ने आउट ऑफ टर्न बोला ये इजराइल फिलिस्तीन के मसले पे। हमास की बर्बर कार्रवाई के पक्ष में कोई नहीं रहा, लेकिन अगर इजरायली फोर्सेस इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करती है, अस्पताल उड़ाए जाते हैं, क्या उसके पक्ष में हिंदुस्तान रहेगा? इसलिए लोगों ने गांधी को स्मरण किया। और मैं दावे के साथ कहूं कि 2-4-5 दिन चुप रहने के बाद एमईए और खुद प्रधानमंत्री जी ने तस्दीक की, लेकिन उस बीच में किस प्रकार के अनर्गल बयान आए मुख्यमंत्रियों द्वारा, बड़े नेताओं द्वारा, एज इफ आप घरेलू रोटी सेकने के चक्कर में लग गए। अरे ये मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है वहां। ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि नक्शे पे इजराइल कहां है, पैलेस्टीन कहां है, वो भी लाठी डंडा लेके कूद पड़े, हमको ये करना चाहिए। ये नहीं होता, एक स्टेटेड पोजीशन है। और मुझे बेहद खुशी, मैं दोबारा कहता हूं कि सरकार ने भी उसी पोजीशन को रिटरेट किया। योगी आदित्यनाथ क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए की लागत से समग्र अयोध्या के विकास की परियोजनाएं चल रही है, जो समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम की, लेकिन जो संकल्पना गांधी की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम को वो रहने दें योगी आदित्यनाथ जी। मर्यादा पुरुषोत्तम का हृदय बहुत विशाल था, उनके नाम को लेकर के खटास नहीं डाला जाता था समाज में। तो आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, अगर इतना भव्य मंदिर बन रहा है तो उस मंदिर के अंदर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की, उनके बारे में गांधी जी के क्या विचार थे उसको एक बार पढ़िए जरूर। हाँ, जब एक बार ये हो जाए ना, तो आदित्यनाथ जी नौकरी वोकरी पे भी सोचिएगा, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये पर्याय नहीं है रोजगार का। दिनचर्या लोगों की किस प्रकार चल रही है, रोजमर्रे की जिंदगी में क्या रुकावटें हैं, ये आपकी चिंता का विषय होना चाहिए। इंडिया अलायंस की तीनों बैठक में आप खुद सक्रिय रूप से मौजूद रहे। ये जो जुबानी जंग छिड़ी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्या कुछ तय आप लोग, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोकसभा स्तर पर होना है, विधानसभा स्तर पर होना है, इसको लेकर उपापचय की स्थिति? उन्होंने कल ही एक बयान दे दिया है, सब कुछ पर पटाक्षेप हो गया। मैं पहले भी कह चुका था कि चुनाव के टाइम में इस प्रकार की चीजें होती है, लेकिन वो रिजॉल्व होगा। और कल अखिलेश जी ने स्वयं भी संकेत दिया है। और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की छवियां देखी जाएं बार बार, और इसको रिजॉल्व हुआ समझ लीजिए। इस बीच नीतीश कुमार जी ने जो मित्रता को लेकर और पुराने नए रिश्ते को लेकर एक मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या की, इसमें खुद को उन्होंने शामिल रखा, उस पर काफी अटकलें तेज। मैं समझ नहीं रहा कि हमारी राजनीति को हो क्या गया है। बीजेपी के खिलाफ हम हैं वैचारिक रूप से, दुश्मन थोड़े ही हैं। प्रधानमंत्री जी की नीतियों के विरोधी हैं, दुश्मनी थोड़ी ही है उनसे या उनकी पार्टी से। ये बहुत बड़ा देश है, यहां विचारधाराओं के बीच में संवाद होना चाहिए, और व्यक्तिगत रिश्ते उसकी ओर इशारा करते हैं। ये 8-9 वर्षों में ना हमने प्रतिस्पर्धा को दुश्मनी में तब्दील कर दिया। हमारे रिश्ते बहुत, मैंने कल भी कहा था, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी के रिश्ते तमाम दलों में।
हर दल के लोगों के एक दूसरे के साथ एक परस्पर व्यवहार का, एक आचरण का एक रिश्ता रहता है। अगर ये सब खारिज हो जाएगा ना, तो राजनीति तो और बीमार हो जाएगी। क्यों चाहते हैं हम बीमार राजनीति? बीमार राजनीति लोकतंत्र को बीमार करती है। ठीक है, इस बीच उनके आसपास के कुछ लोग जो उन्हें कागज पर लिखकर दे देते हैं, उन्हें वो रट्टा मारते रहते हैं जब तक कोई नई चीज ना आ जाए। देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव का भी मौसम होना, फिर भी इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। ये बहुत अच्छी पॉलिटिकल लाइन नहीं है। अच्छी पॉलिटिकल लाइन नहीं से मेरा तात्पर्य ये है कि मैं जानता हूं कांग्रेस और बीआरएस के बीच में वहां बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन हम बेहतर शब्दावली तो तलाश सकते हैं ना। हम बेहतर ढंग से एक दूसरे का विरोध भी कर सकते हैं, जिसमें संवेदना भी हो, भाषा की गरिमा भी हो। ये हर दल को प्रयास करना चाहिए। अब महुआ मोइत्रा को लेकर लोकपाल का भी रुख किया है निशिकांत दुबे ने, और देश में पहली बार संसद मूल और समग्र चर्चा से इतर एक अलग विषय के लिए चर्चा में है। मैं तो निशिकांत जी का धन्यवाद करूंगा। मुझे पता ही नहीं था कि देश में लोकपाल भी है। देश में लोकपाल है और आंख बंद करके बैठा हुआ तो कौन सा लोकपाल है भाई? यहां हजारों करोड़ घोटाले लोगों के सामने आ रहे हैं। लोकपाल कहां है भाई? कौन से होटल में कमरा बंद करके बैठे हुए हैं? ये पूरा का पूरा मसला, आपको मैं स्पष्ट रूप से कहूं, एक सोप ऑपेरा में तब्दील किया जा रहा है। जो व्यक्ति 3 दिन पहले कहता है कि मुझ पर जो आरोप भाजपा के सांसद ने लगाए हैं वो निराधार है, 48 घंटे बाद बदल जाते हैं। एक एफिडेविट आ जाती है, और एफिडेविट पढ़ने के बाद इतना काव्यात्मक, मतलब लिटरेरी टेक्स्ट का अद्भुत उदाहरण, खुद से तो नहीं लिखा गया होगा। तो सारी चीजें इशारा करती हैं कि एक बहुत बड़े व्यक्ति पर कोई आंच ना आए। मैंने आजाद हिंदुस्तान में वो क्षण भी देखे हैं कि नेहरू जी के दामाद ने एक उद्योगपति के बारे में सवाल उठाया, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और आज तो क्या है ना, क्या मंत्री क्या संतरी सब उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उन पर कोई आंच ना आए। लेकिन टीएमसी क्यों किनारा कर रही है? टीएमसी महासचिव कुमार घोष ने कहा जिस व्यक्ति से जुड़ा मामला है वही इस पर जवाब दे सकता है। अब ये मैं टीएमसी से ही आप ये सवाल पूछे बेहतर है। मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया। ठीक है, ग्वालियर उपलब्धियां गिनाई जिसमें उन्होंने कहा 4 बड़े काम जो मील के पत्थर थे, 370 महिला आरक्षण बिल, 1 रैंक 1 पेंशन और जीएसटी, जो उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धि। 1 रैंक 1 मतलब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, चुनाव भी है, लेकिन मैं अगर इन चारों चीजों का विश्लेषण करने बैठूं ना तो प्रधानमंत्री जी को आपत्ति हो जाएगी। 370 के बाद क्या हासिल किया आपने? क्या हासिलात? कश्मीर नॉर्मल है आपके हिसाब से? फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? चुनाव में क्यों देर हो रही है? नंबर 1। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।